शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर भी मिल जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर को इन वीडियो लेक्चर्स में से पढ़ने के बाद जब आप अपनी साइंस की बुक में से पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट डिटेल के अंदर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने का मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर में देखोगे, मतलब पहले लेक्चर 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू को इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सारे के सारे सेल्स ना सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर एक से ज्यादा तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये अलग अलग तरह के सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करते होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर एक से ज्यादा तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये वाले जो अलग अलग तरह के सेल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक सिंगल फंक्शन को, मतलब अपने फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करते होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर, सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर सारे के सारे सेल्स एक ही टाइप के होते हैं और सारे के सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, एक दूसरे जैसे ही दिखते होते हैं। तो ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से ज्यादा तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है। ये वाले सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं, इनकी शेप और साइजेस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करते होते हैं। All these cells coordinate to perform a common function। जो अपना उनका कॉमन फंक्शन है उससे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज जाइलम टिश्यू। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जाइलम टिश्यू क्या है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसका सिर्फ नाम ही कॉम्प्लेक्स है, वैसे पढ़ने में वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना वो दो तरह का होता है, जिसमें से एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो बस आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है तो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। जाइलम जो टिश्यू है ना वो प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर के मूवमेंट के लिए, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो फ्लोएम टिश्यू है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर फूड को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जाइलम है, जाइलम एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये वाला जो जाइलम टिश्यू है ना ये 4 अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है। जाइलम टिश्यू 4 अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, जिनमें से सिर्फ एक लिविंग होता है और जो बाकी के 3 है वो डेड सेल्स होते हैं। ये वाला जो जाइलम टिश्यू है वो जो 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है ना वो ये है। एक तो है जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होता है। बाकी के हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों के तीनों डेड सेल्स होते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा है ना इसका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना।
जो ट्रैकिड्स हैं या वेसल्स हैं, ये दोनों तरह के जो सेल्स हैं ना, वो ट्यूब की शेप के अंदर होते हैं, पाइप की शेप के अंदर होते हैं। और इस शेप के अंदर होने की वजह से इनके अंदर से वाटर और वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर बाकी के सारे मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आसानी से मूव कर पाते होते हैं। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, इनका जो बेसिक काम होता है वो होता है सपोर्ट करना। क्लियर हुआ? जाइलम क्या है? जाइलम एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है। जाइलम टिश्यू की वजह से ही प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर की मूवमेंट हो पाती होती है। ये जो जाइलम टिश्यू है, ये 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, जिनका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। अब ये वाले जो 4 तरह के सेल्स है ना, इनमें से सिर्फ एक ही तरह के सेल्स लिविंग होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रैकिड्स हैं या वेसल्स हैं या जाइलम फाइबर्स हैं, ये तीनों के तीनों डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स ये ट्यूब की शेप के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से ना वाटर और वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होके बाकी के जो मिनरल्स हैं वो आसानी से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर पाते हैं। और जो जाइलम फाइबर्स हैं, इनका जो बेसिक काम है वो सपोर्ट करना होता है। क्लियर हुआ? तो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन ऑल प्लांट्स। जाइलम एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो हर तरह के प्लांट के अंदर पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, आउट ऑफ विच 1 इज लिविंग एंड अदर 3 आर डेड। ये जो जाइलम टिश्यू है, ये 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, उसमें से सिर्फ एक ही लिविंग होता है और जो बाकी 3 है वो डेड होते हैं। जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होता है, और बाकी की जो 3 है वो हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये ना ट्यूब की शेप के अंदर होते हैं, पाइप की शेप के अंदर होते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स ये कैसे होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब पाइप की शेप के अंदर होते हैं। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। पाइप की शेप में होने की वजह से इनके अंदर से वाटर और वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर बाकी के जो मिनरल्स हैं वो वर्टिकली मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर पाते होते हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जो जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स है ना, वो फूड को स्टोर करके भी रखते होते हैं और वाटर को थोड़ा बहुत साइडवेज डायरेक्शन के अंदर भी मूव करवाते होते हैं। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। ये जो जाइलम फाइबर्स है ना, इनका बस काम होता है कि सपोर्ट करना, पूरे के पूरे टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज फ्लोएम टिश्यू। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लोएम टिश्यू क्या होता है। देखो, ये जो फ्लोएम है ना, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सिर्फ नाम ही कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में वो आसान है। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 तरह का होता था ना, एक होता है जाइलम टिश्यू, दूसरा ये होता है फ्लोएम टिश्यू। जो जाइलम टिश्यू है, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, वो प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये वाला जो फ्लोएम टिश्यू है, वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? फ्लोएम एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ये वाला जो फ्लोएम टिश्यू है ना, इसका काम होता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना, मतलब फूड की मूवमेंट करवाना। जो लीव्स होते हैं ना, वहाँ पे फूड बनता होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फिर उस फूड को प्लांट की बॉडी के जितने भी लिविंग सेल्स हैं, हर एक लिविंग सेल तक पहुँचाने का काम इस फ्लोएम टिश्यू का ही होता है। जो फ्लोएम टिश्यू है ना, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है क्योंकि वो एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है। जो फ्लोएम टिश्यू है वो भी 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है। इन 4 में से 3 तरह के सेल्स तो लिविंग होते हैं और सिर्फ एक ही तरह के सेल्स होते हैं जो कि डेड सेल्स होते हैं। जो फ्लोएम टिश्यू है वो भी 4 अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, जिनका नाम है, एक तो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा होता है फ्लोएम फाइबर्स, एक होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है, एक तो है सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा।
ये वाले जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना, ये गैग सेल्स होते हैं। बाकी के जो तीन है ना, वो तीनों के तीनों लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होते हैं, और ये वाले जो सीव ट्यूब्स हैं ये भी लिविंग होते हैं। जो सीव ट्यूब्स है ना, ये ट्यूब की शेप के अंदर होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप की शेप के अंदर होते हैं, लेकिन ये परफोरेटिक होते हैं। परफोरेटिक होने का मतलब है कि इनके बीच में ना छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ में ही कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्लोएम की खास बात यह है कि फ्लोएम के अंदर ना जो फोग है वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता होता है। इससे पहले जो हमने जाइलम टिश्यू पढ़ा था ना, जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता होता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जाइलम टिश्यू के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन फ्लोएम टिश्यू के अंदर हर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, साइडवेज मूवमेंट भी होगी। क्योंकि जो फोग है वो तो प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स हैं, हर एक लिविंग सेल को चाहिए ना, तो जो फोग है उसकी मूवमेंट सारे डायरेक्शंस में होती है। लेकिन जो जाइलम टिश्यू है, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती थी। वाटर की मूवमेंट सिर्फ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, थोड़ा बहुत साइडवेज होती है, बाकी ज्यादातर अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट होती है। क्लियर हुआ? दोबारा से, फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर फूड की मूवमेंट के लिए फ्लोएम टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये भी 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, जिनका नाम है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जो फ्लोएम टिश्यू है 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है। जो सीव ट्यूब्स हैं ये लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल्स ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। ये जो फ्लोएम फाइबर्स है ना, बस ये गैग सेल्स होते हैं। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। तो फ्लोएम टिश्यू में ये जो 4 अलग अलग तरह के सेल्स हैं, इसमें से 3 तरह के सेल्स तो लिविंग होते हैं, सिर्फ ये वाले जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो गैग सेल्स होते हैं। जो सीव ट्यूब्स हैं ये ट्यूब की शेप के अंदर होते हैं और ये परफोरेटेड होते हैं। परफोरेटेड होने का मतलब है कि सीव ट्यूब्स की जो दीवारें होती है ना, जो वॉल्स होती है, उनके बीच में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम के अंदर जो फूड की मूवमेंट है वो हर डायरेक्शन के अंदर होती है। प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स है ना, हर एक लिविंग सेल तक फूड पहुंचाना होता है, इसलिए फूड की जो मूवमेंट है वो सारी डायरेक्शंस में होती है। क्लियर हुआ? तो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, फ्लोएम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि सारे के सारे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोएम टिश्यू ही प्लांट की बॉडी के हर हिस्से तक फूड पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम टिश्यू है वो भी 4 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें से ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं सिर्फ ये ही गैग सेल्स होते हैं, बाकी के जो 3 हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। जो सीव ट्यूब्स है ना, ये ट्यूबुलर सेल्स हैं, मतलब ट्यूब की शेप में, पाइप की शेप के अंदर होती हैं, और इनकी जो वॉल्स हैं वो परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड होने का मतलब है कि उसके बीच में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं, फिर आप ये बताओगे, फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। जो फ्लोएम और जाइलम है ना, उनके बीच में फर्क ये है कि जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर सिर्फ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, थोड़ा बहुत साइडवेज मूव करता है, बाकी लार्जली मूवमेंट जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। लेकिन फ्लोएम के अंदर दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, साइडवेज डायरेक्शन में तो होती ही है। क्योंकि जो फूड है वो प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स हैं, हर एक लिविंग सेल को चाहिए ना, इसलिए फूड की मूवमेंट हर डायरेक्शन में होती है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव्स के अंदर प्लांट का फूड बनता होता है, तो वहां से प्लांट की बॉडी के बाकी सारे हिस्से तक फूड फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। जो फ्लोएम फाइबर्स है ना वो गैग सेल्स होते हैं। ये फ्लोएम फाइबर्स के अलावा बाकी जितने भी सेल्स हैं ना इस टिश्यू के अंदर, वो सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं ना उसका क्या काम होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनका काम होता है जो हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो सारी की सारी एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है ना, तो उसके अंदर सारी की सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। तो लंग्स उस एयर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर देते हैं। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू ना पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लंग्स क्या काम करते हैं। जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं, जो एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, बाकी सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती है। जो लंग्स हैं वो एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और उससे ब्लड के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, एयर में से ऑक्सीजन अलग की जा रही है और वो वाली ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती होती है। फिर ब्लड का काम होता है कि इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा के आना। ब्लड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा देता होता है। फिर सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स है ना, हर एक सेल के अंदर 24 घंटे ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन चल रही होती है। इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जनरेट होती है। तो आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर 24 आवर्स ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन चल रही होती है लिविंग सेल्स के अंदर। तो उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है। फिर ब्लड का ही काम होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है ना, इसे वो वापस लंग्स तक लेके आएगा। ब्लड सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है उससे वापस लंग्स तक लेके आता है। फिर जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जो एयर हमारी बॉडी में से बाहर निकलती है, लंग्स उसी एयर के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से बाहर आ जाती है। क्लियर हुआ? पहले आप ब्रीद इन करोगे, दोबारा से देखते हैं। आप सांस लोगे, ब्रीद इन करोगे, जो एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है और बाकी गैसेस भी प्रेजेंट है। लंग्स एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और वो वाली ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है। फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा के आता है। ब्लड ऑक्सीजन को सारे के सारे बॉडी सेल्स तक पहुंचा के आएगा। फिर आपकी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स है ना, उन सब के अंदर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। तो सेल्स के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, फिर ब्लड का ही काम होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक पहुंचा के आना। और जो हम ब्रीद आउट करते हैं एयर, उस एयर के अंदर ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाती है। क्लियर हुआ? तो जो लंग्स हैं उनका जो बेसिक काम है, जो उनका मेन फंक्शन है, वो गैसियस एक्सचेंज का होता है। एयर में से ऑक्सीजन को अलग करना और जो एयर हम ब्रीद आउट कर रहे हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देना। तो ये सारे के सारे काम लंग्स के अंदर होते हैं। अब आप अपना छोटा सा आंसर ऐसे लिखोगे, द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। लंग्स का मेन काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सही जगह तक पहुंचाने का काम होता है। द एयर वी ब्रीद इन कंटेन्स ऑक्सीजन। लंग्स एक्सट्रैक्ट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मिक्स इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं ना, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। लंग्स का ही काम होता है कि उस एयर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेना और फिर उसे ब्लड के अंदर मिक्स कर देना। क्लियर हुआ? तो आप अपने आंसर में सिर्फ इतना सा लिख के आओगे। ये सर आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डू सेल्स नीड ऑक्सीजन। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। तो इसका आंसर ये है कि जो सेल्स है ना, उन्हें सर्वाइव तो करना ही है ना, जिंदा तो रहना है ना। तो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये वाली एनर्जी आएगी कहाँ से? तो सेल्स को एनर्जी पैदा करने के लिए अपने अंदर रेस्पिरेशन की रिएक्शन करनी होती है। इसका पूरा नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर 24 घंटे चलती है। उसी की वजह से एनर्जी पैदा होगी। उसी एनर्जी को यूज करके बॉडी सेल्स बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे और सरवाइव कर पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे।
सेल्स को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कैसे आएगी? जब सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी, और रेस्पिरेशन की रिएक्शन करवाने के लिए सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है और ग्लूकोज चाहिए होता है। ऑक्सीजन जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं ना, वहां से मिल जाती है, और जो ग्लूकोज है जो हम खाना खाते हैं वो वहां से आ जाता है। जो भी आप खाना खाओगे ना, खाना आपकी बॉडी के अंदर जब पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो एकदम सिंपलर फॉर्म में आने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन करवाने के लिए। ऑक्सीजन आएगी एयर में से और ग्लूकोज आएगा जो आप खाना खाओगे वहां से। क्लियर हुआ? तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए होती है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्यों करवानी है? रेस्पिरेशन की रिएक्शन से एनर्जी पैदा होती है, और इसी एनर्जी को यूज करके सेल्स अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तभी तो वो सरवाइव कर पाएंगे, तभी तो जिंदा रह पाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों जरूरी है। और ऑक्सीजन आएगी एयर में से, इसलिए सांस लेना जरूरी है, और ग्लूकोज आता है फूड में से, इसलिए खाना खाना भी जरूरी है। क्लियर हुआ? दोबारा से देखो, सेल्स को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी रेस्पिरेशन की रिएक्शन जब होगी तभी सेल के अंदर पैदा होगी। तो एनर्जी के लिए सेल के अंदर रेस्पिरेशन की रिएक्शन करवाना जरूरी है, और रेस्पिरेशन की रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज इन दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि ये वाले सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तभी तो एनर्जी जनरेट होती है। तो ऑक्सीजन एयर में से आती होती है और ग्लूकोज फूड जो हम खाना खाते हैं उसमें से आता होता है। क्लियर हुआ? तो अब अपना आंसर ऐसे लिखोगे, आवर बॉडी सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जितने लिविंग सेल्स हैं, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। एनर्जी इज जनरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ये वाली जो रिएक्शन है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपकी बॉडी के, मतलब हम सबकी बॉडी के सेल्स के अंदर 24 घंटे चल रही होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर रिक्वायर्ड। अब ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन करवाने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड ग्लूकोज फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये हमारे पास आते कहाँ से है? ऑक्सीजन गैस जो हम एयर ब्रीथ इन करते हैं वहां से आ जाती है। लंग्स एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर लेते होते हैं, बॉडी के अंदर ही रह जाती होती है वो। और ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जो आप खाना खाओगे वो खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब खाना खाते हो ना, ग्लूकोज आपको पता है ना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो सब्सटेंस बनता है ना, उसी को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो जो ग्लूकोज है वो फूड हमारा डाइजेस्ट होने के बाद बेसिक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बस फिर रिएक्शन होगी, एनर्जी पैदा होगी, उसी से सेल अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा और जिंदा रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लड का क्या रोल होता है, ब्लड का क्या फंक्शन होता है। वैसे तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इस क्वेश्चन का तो बहुत लंबा आंसर बन सकता है, लेकिन अगर एकदम छोटा सा आंसर अगर आपने बनाना है ना, तो आपका आंसर ये होगा कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता होता है। ऑक्सीजन को और बाकी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है। ब्लड ऑक्सीजन को और बाकी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करता होता है। वैसे तो ब्लड के काफ़ी सारे काम होते हैं, 2-3 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला तो होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सांस लोगे, जो हमारी बॉडी में लंग्स हैं वो एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, फिर उस ऑक्सीजन को सारे के सारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम ब्लड का ही होता है। ब्लड लंग्स में से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और बॉडी के हर एक सेल को दे के आते होते हैं। सेल्स के अंदर फिर जब रिएक्शंस होती हैं तो बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ही बॉडी के सारे सेल्स से कलेक्ट करके वापस लंग्स तक पहुंचा के आता है, ताकि जो हम एयर ब्रीथ आउट करेंगे ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर हमारी बॉडी में से बाहर आ जाए। हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है ना, तो उसके अंदर एनर्जी भी जनरेट होती है
और कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है। तो आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, लेकिन वो हमारी बॉडी को ज़रूरत तो है नहीं उसकी। तो ब्लड बॉडी के हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस लंग्स को दे के आता है। फिर लंग्स जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का ही होता है। न्यूट्रिएंट्स को और हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है ना, वो ब्लड का ही होता है। ब्लड ही सारा का सारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टिव फूड को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम भी ब्लड का ही होता है। हॉर्मोन्स को भी सही जगह तक पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। हार्मोन आपको पता है क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ना छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिन्हें ग्लैंड्स बोला जाता है। वो स्पेशल तरह का लिक्विड बनाते होते हैं जिन्हें हार्मोन्स बोलते हैं। और ये वाले हार्मोन्स जो होते हैं ना बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, और ये वाले जो हार्मोन्स जब जनरेट होते हैं तो वो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की काम करने की जो स्पीड है ना उसे इंक्रीज कर देते होते हैं। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन स्पेशल तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही लिक्विड फॉर्म के अंदर जनरेट होती है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे ना बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स, छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। उनका काम होता है अलग अलग तरह के हार्मोन्स को बनाना। जैसे हमारी जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ के लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अगर वो ज़्यादा जनरेट होगा तो बॉडी का साइज जल्दी इंक्रीज होगा, अगर वो कम जनरेट होगा तो बॉडी का साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं। क्लास 10th के अंदर हम हार्मोन्स के भी बहुत अलग अलग तरह के और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ब्लड का काम होता है हमारी बॉडी के पीएच लेवल को रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना। ब्लड का ही काम होता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है ना वो ना तो ज़्यादा एसिडिक हो जाए और ना ही ज़्यादा बेसिक हो जाए। तो एक हेल्दी पीएच को मेंटेन करने का काम भी ब्लड का होता है। ये पीएच अभी आपको पता नहीं है क्या है, क्लास 10th के अंदर इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम ना। प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड ही और ज़्यादा ब्लड लॉस, कहीं पे अगर इंजरी हो जाए तो वहाँ से अगर ब्लड लॉस हो रहा है ना तो ब्लड ही अपने आप को लूज होने से बचा लेता होता है। ब्लड के अंदर ना प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ तो किसी को चोट लग गई और ब्लड वहाँ से बाहर आ रहा है, जिस हिस्से पे चोट लगी बॉडी के वहाँ से अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं ना वो जैसे ही हवा के साथ कांटेक्ट के अंदर आते हैं तो वो जमना स्टार्ट हो जाते होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उससे उस वाली जगह से और ज़्यादा ब्लड बॉडी में से बाहर निकलना रुक जाता होता है। तो ब्लड खुद ही इंजरी के केस के अंदर ब्लड लॉस होने से भी बचा लेता होता है। तो ये तो कुछ फंक्शंस हैं, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, वो क्लास 10th के सिलेबस के अंदर है, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th के लेवल पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्लड का क्या काम होता है तो आप अपना छोटा सा आंसर ऐसे बना सकते हो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता होता है। न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन गैस को बॉडी के एक हिस्से से बॉडी के दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What are the different types of animal tissue? देखो, प्लांट टिश्यू हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम आ गए हैं एनिमल टिश्यू के ऊपर। एनिमल टिश्यू ना 4 तरह का होता है, तो बस ये 4 तरह के एनिमल टिश्यू जैसे ही हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा एनिमल टिश्यू और चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो एनिमल टिश्यू जो 4 तरह का होता है उनके नाम है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितनी तरह का होता है? 4 टाइप्स का होता है। पहला तो है एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू फिर आगे और अलग अलग तरह का होता है। कनेक्टिव टिश्यू और अलग अलग तरह के होते हैं, मस्कुलर टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं, नर्वस टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इनके आगे सब टाइप्स भी हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इन चारों को हमने डिस्कस किया तो एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is epithelial tissue? Write its functions. अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और क्या इसका काम होता है। देखो, हमारी बॉडी की मतलब एनिमल्स की जो आउटर कवर होता है ना, एनिमल्स की बॉडी का जो आउटर कवर होता है, जो आउटर लेयर होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी जो आउटर कवर है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है।
जो एपिथेलियल टिश्यू है प्रोटेक्टिव काम करते होते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी को लार्जली जो प्रोटेक्शन है वो एपिथेलियल टिश्यू ही प्रोवाइड करता होता है। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल्स की बॉडी का जो आउटर कवर होता है, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, वो ही एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स का भी जो आउटर कवर होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलकर बना होता है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अंदर खाली जगह होती है ना, जिसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां का भी जो आउटर लेयर के सेल्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के ही होते हैं। कैविटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके हाथ में गुलाब जामुन है। अब मैं आपको कहता हूं कि इस गुलाब जामुन को ना सीधा आप अपने मुंह में डालो, अभी चबाना शुरू नहीं करना, सिर्फ अपने मुंह में डाल के रखना है। तो आप गुलाब जामुन को मुंह में डालोगे तो ये वाली जो जगह है ना, अंदर की जो खाली जगह है जहां पे आपका खाना आके फिट हो सकता है, ये वाली जो खाली जगह है इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। वैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे जो कैविटीज हैं उनके अलग अलग नाम है। तो कैविटीज की भी जो आउटर लेयर होती है ना, वो एपिथेलियम मतलब एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी लेयर्स हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को सेपरेट रखने का काम भी करती है। द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ। स्किन तो आपको समझ में आ गया, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। लाइनिंग ऑफ माउथ का मतलब ये है कि माउथ के अंदर की तरफ जितनी भी लेयर्स है ना, वो सारी एपिथेलियल टिश्यू की ही हैं। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स होती है। हमारी बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरह के पाइप्स होते हैं जिनमें ब्लड मूव करता होता है। जो सबसे मोटे वाला पाइप होता है ना, पाइप बोलना नहीं चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता हूँ, ब्लड वेसल्स बोलना चाहिए। जो सबसे मोटे वाला पाइप होता है ना, उन्हें आर्टरीज बोलते हैं। जो उससे पतले वाला होता है उन्हें वेन्स बोलते हैं, और जो सबसे पतले होते हैं उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। लंग एल्वियोलाई। हमारी बॉडी में लंग्स है ना, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स का जो आखिरी हिस्सा होता है ना वो फूल जाता होता है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। लंग एल्वियोलाई का मतलब होता है लंग्स के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे बैलून की शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें लंग एल्वियोलाई बोला जाता होता है। तो वो भी एपिथेलियल टिश्यू के मिलकर ही बने होते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट। जितने भी प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उन सब के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी तो पाई जाती है। जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस शीट की तरह होते हैं, बीच में गैप्स नहीं होते। दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। और इनके सेल्स के बीच में जगह नहीं होती है। टाइटली पैक्ड होते हैं ना, तो इनके बीच में सेलुलर स्पेसेस, खाली जगह प्रेजेंट नहीं होती हैं।